नमस्कार, मैं हूँ राकेश अचल और चक्षुदर्शी के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत इसलिए है कि ये आज का जो एपिसोड है वो ऐतिहासिक होने वाला है। ठीक उसी तरह से जैसे कि संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 के पारित होने की खबर आई है। 12 घंटे की मैराथन बहस के बाद लोकसभा में जब इस विधेयक पर, इस विवादास्पद विधेयक पर, इस बहुचर्चित विधेयक पर मतदान की नौबत आई तो इसके पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 सांसदों ने मतदान किया। अब लोकतंत्र में ये प्रक्रिया बहुत आसान और बहुत सम्मानजनक प्रक्रिया है। इसलिए चलिए ये विधेयक पारित होने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए गठबंधन में शामिल तमाम राजनीतिक दलों को बधाई दी जानी चाहिए। मैं बधाई देता हूं, लेकिन मैं बधाई उन विपक्ष के 232 सांसदों को भी देता हूं जिन्होंने अपने ऊपर काफिर होने का आरोप लगने के बावजूद भी विधेयक के खिलाफ में मतदान किया, क्योंकि विधेयक एक ऐसा विवादास्पद विधेयक है जिससे इस देश के 20 करोड़ मुसलमानों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। अब भावनाएं तो बड़ी जल्दी आहत होती हैं, किसी की देर में आहत होती हैं। तो इस विधेयक से 20 करोड़ मुसलमानों में कितने करोड़ मुसलमानों की भावनाएं आहत होंगी इसका कोई पैमाना अपने पास नहीं है। लेकिन अब जब भी चुनाव होंगे, चाहे विधानसभा के चुनाव हों चाहे लोकसभा के चुनाव हों, ये तय करना मुसलमानों को आसान हो जाएगा कि कौन उसका हितैषी है और कौन उसका विरोधी है। तो ये एक तरह से अच्छा ही हुआ कि लोकसभा में इस विधेयक पर सीधा सीधा मत विभाजन हो गया और लोग आइडेंटिफाइड हो गए, पहचान लिए गए कि कौन मुसलमान विरोधी है, कौन मुसलमान समर्थक है। देखिए, पिछले हिंदुस्तान के इतिहास पर आप दृष्टि डालें तो पिछले 700 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने मुसलमानों के जाति मामलात में दृढ़ता पूर्वक दखल दिया हो, मदाखलत की हो। 400-500 साल मुसलमान भी रहे लेकिन वो इस देश को मुस्लिम राष्ट्र नहीं बना पाए। 200 साल अंग्रेज रहे, उन्हें तो न मुस्लिम राष्ट्र से मतलब था न हिंदू राष्ट्र से मतलब था। उन्होंने क्रिश्चियन राष्ट्र भी इस देश को नहीं बनाया। और आज़ादी के बाद जब इस देश की जनता ने, बहुसंख्यक जनता ने इस देश को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाया तो एक दुनिया में खुशी की लहर हुई कि चलिए एक ऐसा देश तो अब और वजूद में आया जो धर्मनिरपेक्ष है, जहाँ सभी मजहबों को, सभी जातियों को, सभी भाषा वालों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा। और हमने जो संविधान बनाया उसमें भी सबको समान नागरिक अधिकार दिए। लेकिन बाद में जैसे जैसे सरकारें आती गईं उनका रवैया अलग अलग समाजों के प्रति बदलता गया। हिंदुस्तान में आप देखेंगे कि जो अल्पसंख्यक समाज है उसको लेकर के तमाम तरह की राजनीति होती रही है। कांग्रेस पर शुरू से आरोप लगता रहा है कि उसने तुष्टीकरण की राजनीति अपनाई और मुसलमानों को अपना वोट बैंक मान करके उनको उनके हित में काम किया। अब हो सकता है ये आरोप सही भी हो, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि कांग्रेस पार्टी में क्या इतनी बुद्धि के लोग नहीं हैं जो ज़्यादा वोट वाले समाज को अपना वोट बैंक बनाते। हिंदुओं को जो 85% है इस देश में, उनको अपना वोट बैंक बनाते, लेकिन उन्होंने वोट बैंक बनाया तो किसको बनाया? अल्पसंख्यकों को बनाया। खैर, बात आई गई हो गई, लेकिन पिछले 10-11 साल में इन्हीं अल्पसंख्यकों पर जिस तरह से औरंगजेबी ढंग से हमले किए जा रहे हैं, चुन चुन कर हमले किए जा रहे हैं, उसी सिलसिले में ये लोकसभा में पारित नया विधेयक भी है। आप मानकर चलिए कि ये विधेयक राज्यसभा में भी आसानी से पारित हो जाएगा, क्योंकि राज्यसभा में भी संख्या बल में सत्तारूढ़ दल काफ़ी अच्छी स्थिति में है। एनडीए के पास मेरे ख्याल से 112 सदस्य हैं राज्यसभा में और बहुमत के लिए उसे 119 सदस्यों की ज़रूरत पड़ती है। और तो ये आसानी से वो जुटा लेंगे, क्योंकि 245 सदस्यों की राज्यसभा में अभी 237 सदस्य हैं। उस लिहाज से उसके पास
बहुमत आसानी से जुट जाएगा और ये विधेयक पारित हो जाएगा। अब इस विधेयक का जो मूल उद्देश्य है संशोधन का वो ये है कि जो अल्पसंख्यकों की वक्फ की संपत्ति है उसमें सत्तारूढ़ दल के लोगों का दखल कैसे बढ़े, हस्तक्षेप कैसे बढ़े। वो ऐसे बढ़ेगा कि अब नए कानून को पारित होने के बाद इस वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम भी नामजद किए जा सकेंगे और जब वो नामजद हो जाएंगे तो वो इस संपत्ति पर के इस्तेमाल पर, इसके रखरखाव पर अपने ढंग से काम कर पाएंगे। मजे की बात यह है कि इस संशोधन विधेयक पर बोलते हुए हमारे देश के गृह मंत्री ने जो तर्क दिए वो बड़े हास्यास्पद थे। और उनका एक तर्क था कि उन्होंने नमूने के तौर पर उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया कि उत्तर प्रदेश में 1913 से और 2013 तक 100 साल में वक्फ के पास 18 लाख एकड़ जमीन थी, मान लीजिए थी, लेकिन उनका कहना है कि 2013 से और अब तक ये जमीन जो बढ़ कर के है 29 लाख एकड़ हो गई, यानी इसमें 21 लाख एकड़ का इजाफा हो गया। तो ये उनका मानना है कि ये वक्फ बोर्ड की बदनीयती की वजह से होगा। लेकिन कोई उनसे ये पूछे कि 1950 में इस देश की आबादी अगर और उससे पहले औरंगजेब के समय में चले जाएंगे 10 करोड़ थी और आज 150 करोड़ हो रही है, तो इसके लिए किसको जिम्मेदार माना जाए, तो शायद हमारे गृह मंत्री जी इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। जवाब उन्हें देना भी नहीं है, जवाब उनकी सरकार का चरित्र ही नहीं है जवाब देने का। ना वो जवाब देते हैं, ना उनके प्रधानमंत्री जवाब देते हैं, ना उनके तमाम मुख्यमंत्री जवाब देते हैं। वो एक ही काम करते हैं कि इस देश में अल्पसंख्यकों को कैसे दोयम दर्जे का नागरिक बनाया जाए, और इस अभियान में उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। खुद माननीय प्रधानमंत्री ने पिछले चुनाव में आपने देखा होगा ये कहा था कि वे आपका मंगलसूत्र लूट लेंगे। वे कौन? यही अल्पसंख्यक जिनके बारे में ये संशोधन विधेयक आया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते थे कि बटोगे तो कटोगे, तो कौन काट देगा? ये लोग काट देंगे, अल्पसंख्यक। यानी सवाल ये है कि क्या पिछले 77 सालों में ये बटोगे कटोगे की राजनीति हुई है? मेरे ख्याल से तो ऐसा नहीं हुआ है। खूब चुनाव होते रहे हैं, खूब लोगों को भड़काने की कोशिशें होती रही है, हिंसा भी होती रही है, दंगे भी होते रहे हैं, उन पर काबू भी पाए जाते रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र अपने ढंग से चलता रहा है। किसी ने उसमें मदाखलत करने की कोशिश नहीं की है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी अकेली पार्टी है जिसने उद्देश्य बना करके, लक्ष्य बना करके मुसलमानों को प्रताड़ित करने की कोशिश की। लेकिन उसका तर्क यह है कि वो मुसलमानों के कल्याण के लिए काम करती है। जैसे उसने 3 तलाक विधेयक कानून बनाया तो मुसलमानों के हित के लिए बनाया। मान लीजिए बनाया होगा, कितना हित हुआ ये मुसलमानों से किसी ने पूछा नहीं, किसी ने कोई सर्वेक्षण नहीं कराया। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश में राम मंदिर बना दिया, लेकिन उनकी जो दूसरी मस्जिद थी वो नहीं बनाई। अब इससे मुसलमानों का कितना फ़ायदा हुआ ये मुसलमान जाने और भाजपा जाने, हम इस फेर में पड़ने वाले नहीं हैं। लेकिन हाल ही में ईद के मौके पर जो सौगातें मोदी की बात की गई, देश के करीब 32 लाख मुसलमानों को जो सौगात देने की बात की गई थी, उसके साथ ये जो वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक भी है जो पारित हो गया है लोकसभा में, ये भी एक ऐसी सौगात है जिसको हमारे देश का मुस्लिम समाज अब किस जगह ले जाकर रखेगा ये तय करना मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है कि इस मुस्लिम समाज के प्रति देश में बहुसंख्यक समाज के साथ बीच अविश्वास बढ़ाने की लगातार कोशिश हो रही है। खाई खोदी जा रही है और निरंतर खोदी जा रही है, ख़ास तौर पर चुनावों के माध्यम से खोदी जा रही है। तो ये जो विभीषिका है इसको बढ़ाने की कोशिश जिस ढंग से इस देश में हुई है, जो कि पहले कभी नहीं हुई 500-700 सालों में, वो बड़ी खतरनाक है। अब इस विधेयक के पारित होने के बाद मैं नहीं समझता कि आसमान टूट पड़ेगा। मैं नहीं समझता कि इस देश का मुसलमान देश छोड़कर चले जाएगा, जैसे कि माल्या चले गए, जैसे कि लक्ष्मी मित्तल चले गए, जैसे कि बहुत से लोग चले गए।
मोदी, तमाम सारे मोदी चले गए, मुसलमान नहीं रहेगा, इसी देश में रहेगा, उसकी गर्भनाल इस देश में है, उसकी नहीं। आप जिस औरंगजेब की कब्र खोदना चाहते हैं उसकी गर्भनाल भी इसी देश में है। वो दाहोद में पैदा हुआ, औरंगाबाद में मर गया, उसकी कब्र वहाँ बनी है। आरएसएस के किसी सज्जन ने कहा भी, वो थोड़े पढ़े लिखे समझदार लगे, कि भाई जो आदमी यहाँ पैदा हुआ है, जो यहाँ मरा है, उसकी कब्र भी यहीं बनेगी, तो उसको उखाड़ तो आप सकते नहीं। तो ये मतलब उनको देर आए दुरुस्त है, देर में समझ आई कि कब्र खोदने से, किसी की कब्र खोदने से किसी को आप आहत तो कर सकते हैं, लेकिन उसे खुश नहीं कर सकते। बहुसंख्यक समाज भी इससे बहुत ज़्यादा खुश होने वाला नहीं था। आप देखें कि इस मुद्दे पर जो वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक का मुद्दा था, इस पर हिंदूवादी जो संगठन थे वो भी विभाजित नजर आए। इस पर ऐसा नहीं हुआ जैसा कि मुझे लग रहा था कि जो उद्धव की शिवसेना है वो इसके पक्ष में जाकर खड़ी हो जाएगी, नहीं हुई, इसके पक्ष में जाकर खड़ी हुई। मुझे लग रहा था कि धर्मनिरपेक्षता का राग अलापने वाले नीतीश बाबू इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का साथ छोड़ देंगे, उन्होंने नहीं छोड़ा, टीडीपी ने नहीं छोड़ा, बहुत से लोगों ने नहीं छोड़ा। तो ये जो सत्ता का जो मोह है वो आदमी के चरित्र को बदल देता है। और लेकिन अगर आपका ध्येय धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, समरसता है तो भी आपको कोई डिगा नहीं सकता। आप किसी भी पक्ष में बैठें, सत्ता पक्ष में बैठें चाहे विपक्ष में बैठें। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है उद्धव की शिवसेना। उद्धव की शिवसेना कट्टर हिंदूवादी है, लेकिन वो इस मामले में लगातार यूपीए के साथ खड़ी रही। तो अब गठबंधनों की स्थिति भी स्पष्ट हो गई है। ये विभाजन जो हुआ है, मत विभाजन हुआ है, इसने बहुत सी चीज़ें स्पष्ट कर दी हैं कि जो विपक्ष का गठबंधन है, जिसको इंडिया गठबंधन कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता मजाक में इसको इंडी गठबंधन कहते हैं, ये अभी भी मजबूत है। अभी इसके जो 232 सदस्य हैं वो इंटेक्ट हैं। इंटेक्ट यानी वो इधर उधर नहीं हुए हैं। पिछले 10-11 महीने की उठा पटक के बावजूद, जिसमें जय पराजय सब शामिल है, जिसमें हरियाणा की हार शामिल है, जिसमें महाराष्ट्र की हार शामिल है, तो इस पराजय के बावजूद विपक्ष टूटा नहीं है। टीडीपी अपनी जगह है, बैसाखी लगाए हुए है भाजपा की सरकार में, जेडीयू बैसाखी लगाए हुए है, लेकिन कितने दिन बकरे की माँ खैर बनाएगी, ये जानना बहुत जरूरी है। हिंदुस्तान में मुसलमानों के अस्तित्व को नकारने वाली ये पहली सरकार है। उनको बराबरी का दर्जा देने में कोताही करने वाली ये पहली सरकार है। कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप तो लगता था और लगता है, लगा भी, लेकिन उसने कभी इस तरह की कोशिश नहीं की कि मुसलमानों को प्रताड़ित किया हो, या सिखों को प्रताड़ित किया हो, या ईसाइयों को, या दीगर जैन को जो अल्पसंख्यक श्रेणी में आते हैं। सिख दंगा एक हुआ था इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, वो एक अपवाद है जिसमें कि कांग्रेस के ऊपर सिखों की हत्या करने का आरोप लगा, लेकिन उसके लिए कांग्रेस के नेतृत्व ने बार बार क्षमा याचनाएं कर दी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में चौड़ी छाती का ऐसा एक भी नेता नहीं है जो खुलकर कहे कि वो मुस्लिमों के साथ होने वाले इस पक्षपात के लिए मुसलमानों से माफ़ी मांगता है। माफ़ी मांगने के लिए दरिया दिली चाहिए, और दरिया दिली इस सरकार के पास शायद नहीं है। अगर होती तो वो फिर ये इस तरह के कदम ना उठाती, पक्षपातपूर्ण कदम ना उठाती। हालांकि आपने अगर लोकसभा की बहस सुनी हो तो लोगों ने न सुने फुला कर कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार ने एक बार भी ऐसी कोई कोशिश नहीं की कि इसे पक्षपातपूर्ण कहा जाए। शौचालय बनवाए तो सबके लिए बनवाए, आवास बनवाए तो सबके लिए बनवाए, बिल्कुल बनवाए, मैं कहाँ कह रहा हूँ, लेकिन आप मौके पर जाकर देखिए कि मिले कितनों को, कितने अल्पसंख्यकों को भारत सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है, उन्हें किस किस बहाने से इन योजनाओं से वंचित करने की कोशिश की गई है। यह जो इस देश के मुस्लिम बहुल संसदीय क्षेत्र है, मुस्लिम बहुल राज्य हैं, उनके साथ भारत की सरकार का रवैया किस तरह का है, इन सब चीज़ों की आप जब समीक्षा करेंगे तो आपको हकीकत समझ में आ जाएगी।
तो चलिए मैं एक बार फिर से भारत की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को, एनडीए की सरकार में लगी बैसाखियों को बधाई देता हूं कि उन्होंने मुस्लिमों की अस्मिता पर चोट करने का जो संकल्प लिया था उसमें वो कामयाब हुए। राज्यसभा में भी उन्हें कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह, क्योंकि उनके पास नंबर हैं, समर्थन है उनके पास। लेकिन इस विधेयक के कारण जो स्थितियां आने वाले दिनों में देश में उत्पन्न होंगी, उसके लिए भी अब हमको, आपको, सरकार को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अब तो बेल फैल गई नफरत की, और इस नफरत की बेल में आनंद के फल नहीं होते हैं। आनंद के फल मोहब्बत की बेल में होते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने 11 साल में लगाई ही नहीं है। हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं तो माफ़ी मांग लूँगा, लेकिन मेरे माफ़ी मांगने से काम चलने वाला नहीं है। इस देश के 20 करोड़ से अधिक मुसलमानों के दिलों में जो घाव हुआ है, जो अपमान उनके साथ हुआ है, वो उसका इलाज तो वक्त ही करेगा, और वक्त का हम सब लोग इंतजार करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों में बांटिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह की मदद से ये जो मंच है ये मजबूत होता है, क्योंकि अब बहुत सी बातें ना आप लोकसभा में कर पाएंगे, ना आप राज्यसभा में कर पाएंगे, ना आप विधानसभा में कर पाएंगे, सुन भी नहीं पाएंगे। लेकिन ये मंच अगर जिंदा रहेंगे तो इस तरह की बातें आपको सुनने को मिलेंगी, करने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।